इम्प्लांटेशन, रोपण की क्रिया। गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट के जुड़ने अथवा धंसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रोपण, इम्प्लांटेशन। गर्भाशय का जो भित्ति होता है, मतलब गर्भाशय की जो दीवार होती है, उसमें क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट मतलब जो आता है केंद्रक, जो उसमें क्या होता है? मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में मिल चुके होते हैं, वो क्या होता है? आता है जब, उसके बाद क्या होता है? वो गर्भाशय की दीवार से धंस जाता है, मतलब उसमें जुड़ जाता है, तब क्या होता है? इस प्रक्रिया को रोपण कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या होता है? निषेचन के 7 दिन के बाद रोपण से पहले ब्लास्टोसिस्ट जोना पेलुसिडा नामक आवरण से घिर जाता है। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, वो क्या करता है? जोना पेलुसिडा नामक आवरण से घिर जाता है और निषेचन के मतलब जो निषेचन के 7 दिन बाद क्या होता है? रोपण होता है। यह आवरण बाद में गर्भाशय की गुहा में समाप्त होता है। जो जोना पेलुसिडा का जो आवरण बनता है बाहर में, वो क्या होता है? जब वो गर्भाशय में स्थापित होता है, मतलब तब क्या होता है? वो जो गुहा जो होता है वो समाप्त हो जाता है। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? भ्रूणीय घुंडी, एम्ब्रायोनिक नोब्स या फिर भ्रूणीय डिस्क के क्षेत्र में गर्भाशय के अंत स्तर एंडोमेट्रियम के संपर्क में आ जाता है। अब क्या हो गया? उसमें धंस गया वो, ठीक है। किसमें धंस गया वो? गर्भाशय की दीवार में, ब्लास्टोसिस्ट, है ना। अब वो धंस गया, धंसने से क्या हो गया? वो जो इंटरनल लेयर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोनिक नोब या एम्ब्रायोनिक डिस्क के क्षेत्र के क्या होता है? उसके समीप आ जाता है, ठीक है। इस संपर्क के कारण क्या होता है? अंतः स्तर की कोशिकाएं लाइटिक एंजाइम स्रावित करती है। जब वो उसमें धंसता है तो क्या होता है? जो इंटरनल स्टेज होता है, इंटरनल लेयर होता है, वो एक एंजाइम स्रावित करती है। एंजाइम को क्या बोलते हैं? लाइटिक एंजाइम बोलते हैं। यह एंजाइम अंतः स्तर का संचारण करके क्या करता है? एक पीठ या गुहा बनाती है। ब्लास्टोसिस्ट इस गुहा के अंदर आकर अंतः स्तर में पूर्णतः धंस जाता है। उसके बाद क्या होता है? अंतः स्तर में वो जो लाइटिक नामक जो एंजाइम होता है, वो क्या करता है? स्रावित होता है, और जिससे क्या होता है? यह संचारण करती है। मतलब ब्लास्टोसिस्ट का जो अंतः एंजाइम जो होता है, अंतः जो लेयर होता है, उसका क्या करता है? संचारण करता है, मतलब उसको धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है? जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, उसको और फोर्स मिल जाता है उसके अंदर घुसने का, और क्या करता है? अंदर आकर अंतः स्तर में पूरा धंस जाता है। रोपण के पश्चात क्या होता है? ट्रोपोब्लास्ट के साइटोट्रोपोब्लास्ट स्तर से अंगुली के समान प्रवर्ध निकलते हैं, जिसे कोरियानिक विलाई कहते हैं। एक लंबा पतला पतली पाइप नुमा संरचना निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? कोरियानिक विलाई कहते हैं। ये प्रवर्ध गर्भाशय के स्ट्रोमा तक जाते हैं और वहां से पोषण प्राप्त करते हैं। बाद में कोरियानिक विलाई एवं गर्भाशयी ऊतक आपस में मिलकर अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। जो आपका नाभि होता है, मतलब जब बच्चे होते हैं, देखना वो किससे जुड़े होते हैं? माँ से। गर्भाशय में जो एक नाल होता है, उसके माध्यम से जुड़े होते हैं। तो वो जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? नाभि नाल बोलते हैं ना। हम लोग जनरली नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? नाभि नाल। उसको ही क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं, ठीक है। इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक संरचना बनाते हैं। यह अपरा जो होता है, भ्रूण एवं गर्भाशय के मध्य परजीवी संबंध स्थापित करता है। परजीवी संबंध मतलब साथ में एक साथ भोजन करने का संबंध। इस प्रकार रोपण के द्वारा ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाओं की संख्या तथा आकार में वृद्धि हो जाती है और अपरा का गर्भाशयी भाग बनता है, जिसे क्या बोलते हैं? डिसिडुआ पत्तनिका कहते हैं। उसके बाद अपरा के बारे में पता चल गया। रोपण की क्रिया कैसे हो गई पता चल गया। रोपण की क्रिया और अपरा को जानने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? भ्रूणीय विकास। भ्रूणीय विकास कब होता है? निषेचन के पश्चात युग्मज जब तेजी से क्या होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होने लगता है, उसके अंततः क्या बना लेता है? पूर्ण विकसित मानव शिशु का निर्माण गर्भाशय के अंदर कर लेता है। तो निषेचन के लगभग 10 सप्ताह से विकसित युग्मज को क्या करता है? भ्रूण तथा युग्मज से 10 सप्ताह तक युग्मज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को, जब 10 सप्ताह तक होता है ना जो परिवर्तन, उसको क्या बोलते हैं? भ्रूणीय विकास कहते हैं। 10 सप्ताह के बाद जो जन्म के तीन पूर्व भ्रूण को फीटस या फायोटस कहते हैं। जन्म के बाद 1 साल तक के बच्चों को क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं, ठीक है। परंतु सामान्य बोलचाल की भाषा में युग्मज के बनने से शिशु जन्म या प्रसव तक के विभिन्न परिवर्तनों को एक साथ ही भ्रूणीय विकास कह देते हैं। अगर हम लोग साइंस की भाषा में, साइंटिफिक भाषा में देखते हैं तो 10 सप्ताह तक का जो भ्रूण होता है, मतलब 10 सप्ताह तक का जो गर्भाशय में विकास होता है, उसको क्या बोलते हैं? भ्रूणीय विकास। लेकिन नॉर्मली बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? जितना जब से स्थापित हुआ रहता है ब्लास्टोसिस्ट, और उसके साथ जब तक परिपक्व क्या होता है? जन्म नहीं होता है, शिशु का जन्म नहीं होता, प्रसव नहीं होता है, तब तक उस विभिन्न परिवर्तनों को क्या बोलते हैं? एक साथ भ्रूणीय विकास बोल देते हैं। जबकि इन्हें असल रूप में जन्म पूर्व काल विकास कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? प्री पेरेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। TMFP मनुष्य के भ्रूणीय विकास भ्रूण निर्माण तक में निम्नलिखित प्रमुख अवस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है भ्रूण में? जन्म तक के विदलन मोरूला का निर्माण, क्लीवेज और सेगमेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोरूला।
मॉरूला का जब फॉर्मेशन होता है और क्या होता है सेगमेंटेशन, मतलब विलयन का क्रिया जो होती है वो कैसे होती है। निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु या युग्मज में तेजी से समसूत्री विभाजन होने लगता है। क्लियर, जिससे क्या होता है यह कई कोशिकाओं के समूह में बढ़ जाता है लेकिन इसके आकार में कोई वृद्धि नहीं होती है। ये युग्मज के इस प्रकार के विभाजित होने रहने को जिसमें केवल इसकी कोशिकाओं की में वृद्धि हुई है, संख्या बढ़ी है लेकिन आकार में वही बना रहता है, उसको क्या बोलते हैं विदलन। कभी भी कोई भी विभाजन होता है और उसकी आकार में वृद्धि ना होकर संख्याओं में कोशिकाओं की संख्याओं में वृद्धि होती है, उसको क्या बोलते हैं विदलन बोलते हैं। इस विभाजन से बने कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाती है। ठीक है, मनुष्य के अंडाणु समपित्त की होमो और आइसोलेथिकल योग पूरे कोशिका द्रव्य में समान रूप से वितरित होती रहती है और सूक्ष्म पित्त की जो होता है वो क्या होता है अंडाणु के अंदर बहुत कम मात्रा में होता है, होने के कारण इसके युग्मज में पूर्ण में भजे विदलन युग्मज का पूर्ण कोशिकाओं में विभाजित होना पाया जाता है। विदलन के प्रथम विभाजन में क्या होता है युग्मज जो होता है वो मध्य अक्ष से पूर्णतः 2 ब्लास्टोमियर्स में विभाजित हो जाता है। ये है मॉरूला का निर्माण। ठीक है, मध्य अक्ष से पूर्णतः 2 ब्लास्टोमियर्स में विभाजित हो जाता है। फिर क्या होता है इसका दूसरा विभाजन पहले के समकोण पर होता है जिसके युग्मज 4 समान ब्लास्टोमियर्स में विभाजित हो जाता है। इसके बाद इन ब्लास्टोमियर्स में विभाजन होते ही रहता है। विभाजन होते रहने के पश्चात क्रम में ब्लास्टोमियर्स छोटे छोटे हो जाते हैं और कोई युग्मज विदलन के समान आकार नहीं बढ़ता है। मनुष्य में विदलन की पूरी क्रिया अंडवाहिनी में होती है। ठीक है, विदलन के समय जब भ्रूण क्या होता है 12 या 16 ब्लास्टोमियर्स का हो जाता है तब इसे क्या बोलते हैं मॉरूला बोलते हैं। मॉरूला गोलाकार से 12 से 16 कोशिकाओं की बनी सहतूत के जैसे क्या होती है फल के समान ठोस रचना होती है। इसी कारण इन्हें क्या नाम दिया गया है विदलन, मॉरूला नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है विदलन अवस्था में भ्रूण के चारों तरफ जोना पेलुसिडा स्तर लगी रहती है और इस समय जो ब्लास्टोमियर्स होता है वो क्या होता है कोशिका द्रव्य में वृद्धि तो नहीं होता है लेकिन इसका आनुवांशिक पदार्थ और बढ़ता जाता है। इस प्रकार संरचनात्मक रूप से मॉरूला 2 भागों में अंतःकोशिकीय पदार्थ इनर सेल मास और परिधीय कोशिकीय पदार्थ आउटर सेल मास का बना होता है और यह धीरे धीरे गर्भाशय की गुहा में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद है ब्लास्टुला का निर्माण। मॉरूला अवस्था के बाद मॉरूला के ब्लास्टोमियर्स विभाजित होने के साथ साथ क्या कहते हैं व्यवस्थित होते जाते हैं। ठीक है, इनके बीच ब्लास्टोसिल्स नामक एक गुहा बन जाती है। उसके बाद क्या होता है एक भ्रूण से मॉरूला तथा मॉरूला से ब्लास्टुला बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। इस क्रिया के दौरान भ्रूण के चारों तरफ की जोना पेलुसिडा जो होती है स्तर जो लेयर होती है वो क्या होती है धीरे धीरे विलुप्त या नष्ट होते जाती है। ब्लास्टोसिल में गर्भाशय की गुहा में एक द्रव परासित होकर भर जाता है। इस अवस्था में भ्रूण का ओसीएम भ्रूण के चारों तरफ ट्रोपोप्लास्ट या ट्रोपोब्लास्ट जो होता है एक्टोडर्म नामक एक स्तर बना देता है, एक लेयर बना देता है। इस समय क्या होता है आईसीएम एलसीएम को एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती है वो भ्रूण के निर्माण में क्या करती है सहायता करती है। ट्रोफोब्लास्ट की जो कोशिकाएं होती है वो भ्रूण बनाने में भाग नहीं लेती है, उनको सुरक्षा और पोषण प्रदान करने में सहायता होती है, जबकि एम्ब्रियोब्लास्ट जो होती है वो विकसित होकर क्या करती है भ्रूण के निर्माण में सहायक होती है। ब्लास्टुला अवस्था में ही क्या होता है निषेचन के बाद लगभग 24वें दिन तक क्या होता है भ्रूण गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धंसकर स्थापित हो जाता है। फिर है तीसरा गैस्ट्रुला या भ्रूण की 3 जनन स्तरों का बनना। ब्लास्टुला तेजी से विभाजित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ब्लास्टोमियर्स को पुनर्व्यवस्थित करके भ्रूण के चारों तरफ एक 3 जनन स्तरों का क्रमशः एक्टोडर्म मिजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण कर लेता है। भ्रूण की इस अवस्था को क्या बोलते हैं गैस्ट्रुला। ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला के निर्माण में क्या होता है 3 लेयर्स का निर्माण होता है जिसको क्या बोलते हैं इंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मिजोडर्म। ठीक है, भ्रूण की इस अवस्था को क्या होता है ग्लैस्टुला बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं ब्लास्टुला से ग्लैस्टुला बनने की क्रिया को गैस्टुलेशन कहते हैं। गैस्टुला की ये 3 स्तर भ्रूण में विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। गैस्टुलेशन के दौरान क्या होता है ब्लास्टोसिल समाप्त हो जाता है और इनके स्थान पर क्या बन जाता है दूसरी गुहा आर्केट्रॉन बन जाती है। यह गुहा क्या करता है आगे चलकर आहार नाल या फिर और कई दूसरी रचनाओं जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, मूत्राशय, मध्य कर्ण का निर्माण करती है। मनुष्य में ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं जो होती है वो अपने समान कार्यों भ्रूण की सुरक्षा तथा पोषण एवं अलावा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का भी स्रावण करती है जो कार्पस ल्यूटियम के विलुप्तीकरण में सहायक होता है, उसको रोकता है।
गैस्ट्रुला के तीनों जनन स्तरों का निर्माण कैसे होता है, ये देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंडोडर्म का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, गैस्ट्रुला से तीनों जनन लेयर, उसका जनन जो जर्मिनल लेयर्स होते हैं उनका विकास कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। उसमें सबसे पहला देखते हैं एंडोडर्म का निर्माण। मनुष्य में गैस्ट्रुलेशन के समय एम्ब्रियोब्लास्ट से कुछ कोशिकाएं अलग हो जाती है और क्या करती है, ब्लास्टोसिल में आ जाती है और प्रथम एंडोडर्मल क्या बनाती है, कोशिकाएं बनाती है। ये कोशिकाएं क्या करती है, तेजी से डिवीजन करती है, विभाजन की क्रिया होती है। उसके बाद क्या करती है, संख्या में वृद्धि होती है, विभाजन के फलस्वरूप क्या होती है, कोशिकाओं में वृद्धि होती है। ब्लास्टोसिल के बाहरी कोशिकीय अंदर की एक दूसरी कोशिकीय स्तर बना देती है, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं, ठीक है। इस समय भ्रूण लंबाई में बढ़ने लगता है और अगर भ्रूण की इस अवस्था को काट देखकर देखें तो भ्रूण में एक जो नली का निर्माण होता है, बाहरी नली के अंदर कम व्यास वाली नली दिखाई देती है। मतलब भ्रूण का जब अगर इस समय हम लोग काट के देखेंगे तो क्या होगा, बाहरी नली जो होता है उसको अंदर एक और, अगर काट के देखेंगे तो उसके अंदर एक और पतली कम व्यास वाली नली दिखाई देती है। या दूसरी नली जो होता है वो ऑर्केट्रॉन कहलाती है, क्लियर। जिसके चारों तरफ क्या होता है, एंडोडर्म स्थित होता है। एंडोडर्म स्थित होने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियोब्लास्ट से एंडोडर्म की कोशिकाओं के बाद जो कोशिका बचती है वह अपेक्षाकृत मोटी स्तर के रूप में बिंब के समान नियमित रूप से व्यवस्थित हो जाती है। जिसे क्या बोलते हैं, बिंब के समान, मतलब क्या होता है, डिस्क के समान एक रचना बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, भ्रूणीय डिस्क कहते हैं, क्लियर। ये देखो ट्रोफोब्लास्ट है, ये क्या होता है, इनर सेल में एम्ब्रायोब्लास्ट होता है, फिर जब एंडोडर्म सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, फिर क्या होता है, ये जो एंडोडर्म सेल होता है वो क्या कर देता है, ट्रोफोब्लास्ट से अलग हो जाता है और एम्ब्रियोनिक डिस्क का फॉर्मेशन कर लेती है। ये क्या हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क जिसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भ्रूणीय बिंब बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद है मेसोडर्म का निर्माण। एंडोडर्म के निर्माण के बाद भी क्या होता है, भ्रूण लंबाई में बढ़ते रहता है, ठीक है। इसका एक सिरा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है और दूसरा सिरा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसका जो पतला सिरा होता है वो पुच्छ भाग बनाता है, टेल भाग बनाता है। एंडोडर्म बनने के तुरंत बाद क्या होता है, भ्रूणीय बिंब जो होता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क जिसको बोलते हैं, वो पुच्छ सिरे की और कुछ कोशिकाएं जो तेजी से क्या होती है, भ्रूणीय बिंब से अलग होने लगती है। ये अलग हुई कोशिकाएं मोटाई में वृद्धि कर लेती है और पूर्ण रूपेण क्या कर लेती है, भ्रूणीय बिंब से अलग होकर मध्य स्तर मिडिल लेयर बना देती है, जिसको क्या बोलते हैं, मेसोडर्म बोलते हैं। जो एम्ब्रियोनिक डिस्क होता है वो क्या कर लेता है, धीरे धीरे उसकी कोशिकाएं अलग होना और एक मोटी संरचना बना लेती है और जब पूर्ण अलग हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, एक और संरचना बना लेती है, जिसको मेसोडर्म बोलते हैं, ठीक है। फिर है एक्टोडर्म का निर्माण। एक्टोडर्म का निर्माण क्या है, मेसोडर्म की जो कोशिकाएं अलग होने के बाद भ्रूणीय डिस्क का निर्माण कर लेती है, उसमें क्या होता है, जो और कोशिकाएं बची होती है विभाजित होने के लिए, वो क्या करती है, व्यवस्थित हो जाती है और भ्रूण के चारों तरफ एक्टोडर्म या फिर बाह्य स्तर का निर्माण करती है। सबसे पहले किसका निर्माण होता है, एंडोडर्म का निर्माण होता है। एंडोडर्म में जो एम्ब्रियोनिक डिस्क जो होता है उसके माध्यम से मेसोडर्म का निर्माण होता है। फिर एम्ब्रियोनिक डिस्क में जो बचे कोशिका होते हैं उनके विभाजन के फलस्वरूप एक्टोडर्म का निर्माण होता है, बाह्य स्तर का निर्माण कर देती है। भ्रूणीय विकास में जनन स्तरों का जो भविष्य होता है वो विकसित हो रहे भ्रूण में तीनों जनन लेयर के निर्माण के बाद भ्रूण के अंग की निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है। मतलब क्या होता है, जब तीनों लेयर्स अपने मैच्योरेशन स्तर पर पहुंच जाते हैं, मैच्योरेशन लेवल में पहुंच जाते हैं, तब क्या होता है, भ्रूण में अंगों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजिनेसिस कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये अंग निम्न इन स्तरों को कलिका के रूप में बनते हैं, बर्ड्स के रूप में बनना प्रारंभ होते हैं। उसके बाद क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। इन स्तरों से बनने वाले अंग कौन कौन से हैं, एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म मतलब जो बाहरी लेयर होता है उससे शरीर का अधिचर्म, एपिडर्मिस मतलब हम लोग का जो बाहरी स्किन होता है वो बनता है। उसके बाद क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आ जाता है, आपका मस्तिष्क आ जाता है, मेरु रज्जु आ जाता है और सारे तंत्रिकाएं आ जाते हैं, जिससे जो सूचनाएं होती हैं वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। फिर वर्णक कोशिकाएं, पिगमेंट सेल बनता है। हम लोग में जो कलर्स आते हैं वो किसके कारण आते हैं, पिगमेंटेशन सेल के कारण आते हैं। उसका निर्माण भी किसके माध्यम से होता है, आपका एक्टोडर्म के माध्यम से। आंतरिक और कपालीय उपास्थि बनते हैं। आंतरिक मतलब जो अंदर में जो एकदम छोटे छोटे हड्डी होते हैं वो सब बनते हैं। एंड्रोनल मेडुला पीयूष ग्रंथि के पश्च तथा मध्य पिंड पीनियल ग्रंथि, रेटिना और आंख की कॉर्निया भी बनती है। जो हमारे आंख में कॉर्निया और रेटिना पाए जाते हैं वो एक्टोडर्म के माध्यम से बनते हैं। और लेंस, नेजल एपिथेल्म, अंतःकर्ण, मुख गुहा, मलाशय और पार्श्व रेखा जो लेटरल लाइन होती है वो, और संवेदी अंग, ये सारे किसके कारण बनते हैं, एक्टोडर्म के कारण बनते हैं। मेसोडर्म
क्या होता है, इस जनन स्तर से शरीर के चर्म, कसूरे की दंड और उपांगीय कंकाल बनते हैं। और क्या होता है, रेखित, अरेखित तथा हृदयक पेशियां, वृक्क, जनन मूत्र एवं जनन नलिका, एंड्रिनल कॉर्टेक्स, रुधिर परिसंचरण तंत्र, लसिका, प्लीहा और देहगोही उपकला का निर्माण किसको माध्यम से होता है, मेसोडर्म के माध्यम से होता है। उसके पश्चात है एंडोडर्म, मतलब सबसे अंदरी लेयर होता है। इसके से क्या होता है, आहारनाल, उपकला, आमाशय तथा आंतग्रंथियां, जिह्वा, यकृत, अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि, अग्रपिंड, थाइमस ग्रंथि, फेफड़े और योनि की दीवार, यूरेथ्रा और दूसरी संबंधित ग्रंथियों का निर्माण किसके माध्यम से होता है, एंडोडर्म के माध्यम से होता है। तो इससे क्या हो गया, आपको स्पष्ट हो गया कि तीनों लेयर्स कैसे बनते हैं, तीनों लेयर्स का निर्माण कैसे होता है और क्या है उनमें, इन तीनों लेयर्स के बनने के पश्चात भ्रूण में कौन कौन से अंग किस किस लेयर के कारण बनते हैं उसको बताया गया है। ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के पश्चात हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब अंगों का निर्माण हमको पता चल गया कि कैसे होता है। उसके बाद है गैस्ट्रुला से शिशु निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेंट फ्रॉम गैस्ट्रुला। भ्रूण में 5वें सप्ताह तक क्या होता है, जननिक स्तर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, मतलब ये तीनों एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण हो जाता है। इसके बाद ये क्या होती है, ये स्तरें जो होती है विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। हमको पता चल गया 6वें सप्ताह में इन स्तरों में सभी अंगों के लिए कलिकाएं क्या होती है, उभर आती है, मतलब बर्ड्स जो होती है वो उभर आती हैं। इसके पश्चात क्या होता है, भ्रूण में पाँव के लिए कलिकाएं बन जाती है। 6वें सप्ताह के अंत तक एक अल्प विकसित क्या बन जाती है, परिसंचरण तंत्र भ्रूण में बनने प्रारंभ हो जाती है। 7वें सप्ताह में क्या होता है, हाथ और पैर जो होता है वो पूर्ण रूप से बन जाते हैं। पाचन, श्वसन तंत्रिका एवं बाह्य लैंगिक अंग भी अब तक बन जाते हैं। इस समय तक भ्रूण का सिर लगभग आधा होता है, किसमें, 7वें सप्ताह तक। ठीक है, 3 माह तक भ्रूण लगभग क्या होता है, कुछ इंच लंबा हो जाता है और इसमें कंकाल तंत्र भी बन जाता है, मतलब उसका निर्माण भी हो जाता है। कब, 3रे माह के अंत तक। 4थे माह तक भ्रूण क्या होता है, लगभग 7 इंच का हो जाता है तथा सिर व शरीर पर रोएं पाए जाते हैं। जो आपके स्किन के ऊपर रोएं स्थित होते हैं ना, वो कब पाए जाते हैं, 5वें माह के अंत में, 5वें माह में। ठीक है, फिर आहार नाल, रक्त और अस्थि मज्जा भी पूर्णतः बन जाते हैं। 6ठे माह में क्या होता है, जब 6वां माह प्रेगनेंसी का चल रहा होता है तो जो फीटस होता है वो मानव का छोटा सा रूप धारण कर लेता है, मतलब बहुत छोटे, पूर्ण रूप से विकसित क्या हो जाता है, मानव का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, प्रारंभ में भ्रूण के हृदय की जो धड़कनें होती हैं, जो हार्ट बीट्स होती हैं, वो क्या होता है, माँ के उदर के ऊपर से सुना जा सकता है। कब, 6वें माह के एंड में और 7वें माह के स्टार्टिंग में। क्लियर। इससे बाद क्या होता है, जो 7वां माह आता है, 7वां माह लगता है प्रेगनेंसी का, तब क्या होता है, जो फीटस होता है वो बाहरी वातावरण में रहने के काबिल हो जाता है, योग्य हो जाता है। लेकिन क्या होता है, अगर इस टाइम होता है, जब इस टाइम वो वातावरण में आता है तो क्या होता है, ये सर्वाइव करने में उनको दिक्कत होता है। ठीक है, इसके लिए मैच्योर होने के लिए क्या होता है, जब 8वें माह में जब भ्रूण में वसा का जमाव होने लगता है तो उसका शरीर क्या हो जाता है, भरा पूरा हो जाता है। और क्या लगभग क्या हो जाता है, ये 9वें माह तक भ्रूण लगभग 20 इंच का हो जाता है। 4थे माह में कितने इंच का था, 7 इंच का। ठीक है, फिर जब 9वां महीना आता है तब क्या होता है, लगभग ये 20 इंच लंबा हो जाता है और 6 से 8 पाउंड का होकर शिशु के जन्म के लिए क्या हो जाता है, लगभग कितने सप्ताह हो जाते हैं आपके। ठीक है, उस 20 मतलब जितने 9 माह होते हैं लगभग 40 सप्ताह होता है। इसमें क्या होता है, इस समय उसके सिर की जो लंबाई होती है पूरे शरीर के लंबाई से लगभग 1 रह जाती है। 7वें माह तक फीटस जो होता है वो गर्भाशय से बाहर रहने के योग्य हो जाता है। ये तो पहले ही पता चल गया हमको। ठीक है, फिर क्या होता है, भ्रूण जो होता है वो प्लेसेंटा और भ्रूणीय झिल्लियों ब्लास्टुला अवस्था तक भ्रूण गर्भाशय से जुड़ा नहीं होता है। और इस ब्लास्टुला गर्भावस्था की दीवारों में क्या होता है, प्रत्यारोपित होकर अवशोषण द्वारा पोषण को क्या करते रहता है, प्राप्त करते रहता है। इस समय ब्लास्टुला के चारों तरफ एक सतह का विकास हो जाता है जिसे कोरियान या जरायु कहते हैं। जो जरायु होता है उसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। कोरियान असंख्य उंगली समान रचनाएं बनाती है जिसे जरायु अंकुर कहते हैं, कोरियनिक विलाई कहते हैं। इन्हीं अंकुरों के द्वारा भ्रूण के कोरियान के संबंध गर्भाशय की दीवार से हो जाता है। गर्भाशय की आंतरिक दीवार पर भी अंकुर बन जाते हैं। ये दोनों अंकुर गर्भाशय और भ्रूण की दीवार को जोड़ देते हैं। इस संबंध को क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। ठीक है,
मनुष्य में जो अपरा होता है वो जरायु कोरियन के द्वारा घिरा रहता है। प्लेसेंटा जो होता है, अपरा प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, कोरियन के द्वारा घिरा होता है। इस कारण इसे क्या बोलते हैं, कोरियोनिक अपरा बोलते हैं। अपरा के अंकुर गर्भाशय की दीवार में धसे होते हैं। अंकुर गर्भाशय की रक्त कोशिकाओं से क्या करता है, पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन विसरण के क्रिया के द्वारा लेता है और भ्रूण अपनी वस्तुओं को भी विसरण के द्वारा माँ के रक्त में पहुंचा देता है। मतलब भ्रूण अपरा के द्वारा ही क्या होता है, जो विलाई होता है उसके माध्यम से ही क्या होता है, जो पोषक पदार्थ होते हैं वो भ्रूण माँ से भ्रूण में जाता है और भ्रूण से माँ में पहुंचा देता है। एमनियोटिक झिल्ली के भीतर एक द्रव भरा रहता है जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं, जो क्या होता है, इसी के कारण जो भ्रूण होता है वो गर्भावस्था में क्या होता है, तैरते रहता है, मतलब इधर से उधर होते रहता है। तो प्लेसेंटा बनने के कुछ समय के बाद और प्लेसेंटा और भ्रूण के बीच इस रज्जु सदृश संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, नाभि रज्जु या नाभि नाल कहते हैं। ठीक है, भ्रूण के बीच एक रज्जु सदृश से मतलब रस्सी के जैसा संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, नाभि रज्जु या नाभि नाल कहते हैं। नाभि नाल एक सिरा भ्रूण की नाभि तथा दूसरा अपरा के मध्य से जुड़ा होता है। भ्रूण का जो नाभि नाल होता है वो क्या होता है, एक साइड से अपरा से जुड़ा रहता है प्लेसेंटा से, और दूसरा क्या होता है, भ्रूण से जुड़ा होता है। इस नाभि नाल में धमनी सिराएं विकसित हो जाती है। धमनी द्वारा माँ का जो शुद्ध रक्त होता है वो भ्रूण में जाता है और दूसरा सिरा द्वारा भ्रूण का जो दूषित रक्त होता है वो माँ के शरीर में आ जाता है। भ्रूण ब्लास्टुला से जन्म तक पोषण तथा दूसरी क्रियाओं को माँ के द्वारा पूरा करता है। क्लियर। अपरा के कार्य, अपरा के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, पोषण। अपरा माता से पोषक पदार्थों को विकसित हुए भ्रूण में पहुंचाता है और भ्रूण से जो गंदे पदार्थ होते हैं उसको भी क्या करता है, माता तक पहुंचाता है। गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अपरा माता एवं भ्रूण के मध्य गैसों का आदान प्रदान करती है। माता से भ्रूण में O2 तथा भ्रूण से माता में CO2 का लाने का कार्य करती है। ठीक है, संग्रह एवं पाचन का भी कार्य अपरा के द्वारा होता है, जिसमें वसा और लाइपेज क्या होता है, ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है और जो विघटित होकर अपरा के द्वारा भ्रूणीय भाग में अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद क्या कार्य करता है, उत्सर्जन। भ्रूण अपने नाइट्रोजनी एवं अन्य वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन अपरा के माध्यम से ही करता है। फिर है बैरियर। अपरा हानिकारक रोगाणुओं को एवं उनके जो रोग उनके द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचाने से रोकता है। उसके बाद है अंतःस्रावी कार्य, एंडोक्राइन फंक्शंस। अपरा एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है। कैसे करता है, इसके द्वारा कई प्रकार के हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, HCG बोलते हैं, कोरियोनिक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, कोरियोनिक थायरोट्रोपिक, कोरियोनिक कार्डियोट्रोपिक और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एवं रिलैक्सेशन हार्मोन्स का भी स्रावण कौन करता है, अपरा का कार्य होता है। क्लियर। पूर्ण मैच्योर बच्चा कब तक पैदा होता, पूर्ण मैच्योर जब होता है तब तक क्या होता है, बच्चा जो होता है वो क्या हो जाता है, 40 सप्ताह में 280 दिन के बाद लगभग गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है और पूर्ण विकसित जो फीटस होता है वो गर्भाशय की पेशियों के संकुचन होने से क्या होता है, पैदा हुए दबाव के प्रभाव से गर्भाशय के बाहर आ जाता है। लेकिन इस समय भी यह गर्भाशय से नाभि नाल के द्वारा जुड़ा होता है। इसे धागे द्वारा बच्चे की ओर बांधकर रोगाणु मुक्त ब्लेड से काट दिया जाता है और शिशु को अलग कर देते हैं। प्रसव या शिशु के जन्म के कुछ समय के पश्चात एमनियन, कोरियन तथा अपरा भी गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं। प्रसव का नियंत्रण जो होता है विभिन्न हार्मोनों द्वारा किया जाता है। पीयूष ग्रंथि में बना हार्मोन रिलैक्सिन प्रसव के समय योनि तथा गर्भाशय को चौड़ा कर देता है और प्रसव की क्रिया को आसान बना देता है। उसके बाद सबसे अंत में क्या होता है, वृद्धि, ग्रोथ। मास्टर ग्रंथि जो होता है वो शरीर के शिशु पूर्ण विकसित वयस्क का छोटा प्रतिरूप होता है, जो क्या करता है, उसमें वयस्कों के समान सारी रचनाएं पाई जाती है, फिर भी वह अपनी ही जाति के वयस्कों से आकार, भार एवं आयतन में कम होता है ना। जो शिशु जन्म लिया होता है वो अपने ही समान जीवों के जैसा होता है, अपनी ही जाति से संबंध रखता है, लेकिन क्या होता है उनसे आकार में, भार में मतलब वजन में और क्या होता है आयतन में कम होता है। लेकिन ये क्या करता है, धीरे धीरे अपने आकार, भार और आयतन को बढ़ाता है और वयस्कों के समान हो जाता है। जीवों की इस प्रकार बढ़ने को क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, वृद्धि के बाद शिशु वयस्क का रूप ले लेता है और प्रजनन के द्वारा अपनी जाति के जीवों की संख्या में वृद्धि करता है। गर्भ में फीटल झिल्ली, जरायु और शिशु के बीच में अंतर संबंध, कैसे गर्भ में बच्चा होता है इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। क्लियर। ये देखो यूट्रस दिखाया गया है, ये क्या है, यॉर्क सेक, एम्ब्रियोनिक विलाई, एल्यूटस, फेलोपियन ट्यूब, एमनियोटिक कैविटी, जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे स्पष्ट दिखाई गई हैं। क्लियर। आप देखते हैं इस आपके इस वृद्धि के
वृद्धि को समझने के पश्चात ये जो चैप्टर है आपका वो लगभग क्लियर होता है। इसमें के जो सारे टॉपिक है आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से मुख्य शब्द हैं या फिर सिद्धांत है जिसको हम लोग को जानना चाहिए। स्त्री रोग विज्ञान, गायनिकोलॉजी, स्त्रियों के जनन तंत्र संबंधित या विशेष रोग से संबंधित अध्ययन इस माध्यम से होता है। साइंस का, विज्ञान का यह एक शाखा होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, स्त्रियों के जनन तंत्र एवं उनके संबंधित विशेष रोग का अध्ययन किया जाता है। गायनिकोमेस्टिया, पुरुषों में क्या होता है, स्तन के अत्यधिक वृद्धि करना। हिस्टेरोक्टोमी, शल्य चिकित्सा द्वारा गर्भाशय हटाया जाना। हिस्टेरोक्टोमी क्या होता है, जब किसी स्त्रियों का जो गर्भाशय होता है वो क्या हो जाता है, कुछ दिक्कत हो जाता है या फिर उसमें कुछ रोग हो जाता है या फिर कुछ असंतुलन हो जाता है, जिससे क्या करता है, शल्य चिकित्सा द्वारा गर्भाशय को हटा दिया जाता है। समपित्तकी, आइसोलेटिकल, अंड जिसमें पीतक समान रूप से वितरित हो जाती है। विषम पित्तकी, जिसमें अंड जिसमें पीतक असमान रूप से जो यौग होता है वो असमान रूप से वितरित होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको क्या होते हैं, असमपित्त की। सेंट्रियोलेसिथल, अंड जिसके केंद्रीय भाग में पीतक पाया जाता है। रजोनिवृत्ति, मोनोपोज, स्त्रियों में मासिक स्त्राव का क्या हो जाना, रुक जाना या फिर बंद हो जाना। जरायुष जीव, विविपेरस ऑर्गेनिज्म, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देने वाले प्राणी को क्या बोलते हैं, जरायुष जीव बोलते हैं। क्लियर? आई होप इन सब महत्वपूर्ण सिद्धांतों के साथ क्या है, आपका सारा टॉपिक इसमें का क्लियर होता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले अध्याय में आपके साथ जुड़ते हैं।